नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार और आपका अपना प्यारा चैनल और आपका अपना प्यारा परिवार नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम आपके बीच जो उपस्थित हुए हैं एक बेहतरीन क्लास के ओर चलेंगे साथियों। और ये आधुनिक भारत के क्लास में हम पढ़ेंगे आज कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और आखिर ये जो है अभी राजनीतिक पार्टी के रूप में कैसे उभरी हुई है, इस बात में साथियों पूरे व्याख्या के साथ जानकारी लेंगे और पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे और एकदम बेहतरीन क्लास होगा साथियों। आप वीडियो के अंत तक देखिएगा, मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा साथियों। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। तो साथियों चलते हैं बिना देर किए हुए। जैसे कि मेरा जो यहाँ पर साथियों डायग्राम बना हुआ है और बहुत सारे इनकी मुख्य फैक्ट जो है, मुख्य बातें वो लिखा हुआ है। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो साथियों ये इनकी नाम है। और इनकी स्थापना की अगर बातें करें, प्रमुख तथ्यों की बात करें, तो साथियों इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और किस जगह हुई थी, तो साथियों गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुई थी। बम्बई कहिए या फिर मुंबई कहिए, एक ही बात हुआ। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। और इनके संस्थापक जो थे वो थे एयो ह्यूम अर्थात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और जिन्हें आप लोग जानते हैं शिमला के साधु के रूप में, यानी इनको शिमला के साधु की उपाधि दिया गया है एयो ह्यूम को। तो संस्थापक जान गए और किस जगह हुआ वो जान गए और कब हुआ वो जान गए। तो साथियों उसके बाद देखते हैं तो कांग्रेस का नामकरण किसने किया। तो कांग्रेस का नामकरण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आखिर किसने दिया, तो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का नामकरण किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। क्योंकि साथियों कांग्रेस का जो पूर्ववर्ती नाम था, पूर्व नाम, वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन था कांग्रेस का नाम। कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम अर्थात कांग्रेस का नाम कांग्रेस पढ़ने से पहले इंडियन नेशनल यूनियन था अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और इनकी स्थापना 1884 ईस्वी में एयो ह्यूम के द्वारा किया गया। एयो ह्यूम जिस संस्था की स्थापना किया वो था इंडियन नेशनल यूनियन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में किया था। लेकिन साथियों इनका नामकरण जो है कांग्रेस रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कैसे रखा गया, प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था साथियों, इसी अधिवेशन में जो है इनका नामकरण पड़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 को जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसी में इनका नाम कांग्रेस रख दिया। तो स्थापना अर्थात संस्थापक के रूप में हम एयो ह्यूम को जानते हैं, नामकरण के रूप में दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। और कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और साथियों कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय था लॉर्ड डफरिन, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 के बीच रहा था। तो संस्थापक अर्थात इसकी स्थापना के समय भारत में वायसराय जो था भारत का, वो था लॉर्ड डफरिन। तो इनकी ये जो है विशेषता की बातें हैं, मुख्य बिंदु था, इनके बैकग्राउंड था। लेकिन साथियों ये जो ह्यूम जो है वो सिविलियन अधिकारी था अर्थात वो भारत में रिटायर्ड हो रहे अंग्रेज अधिकारी था। तो वो चाह रहा था कि मैं इस प्रकार से भारत में एक संस्था का निर्माण कर लूं ताकि मैं भारत पर जो है सदियों तक राज करता रहूं। भारत को आपस में जोड़ते हुए मैं किसी न किसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो है किसी न किसी प्रकार से भारत पर जो है अपना राज करता रहूं, अंग्रेजी शासन भारत पर चलता रहे। ये उद्देश्य से जो है उन्होंने इस संस्था का स्थापना किया था। उनका उद्देश्य केवल शासन करना था, ना कि यहाँ पर जो है भारत के लिए अच्छे अच्छे व्यवहार करना। क्योंकि साथियों आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता जो लेते हैं या उनकी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए जो दिया जाता है, कभी मुस्लिम को दिया जाता है, तो कभी सिख को दिया जाता है, तो कभी पारसी को दिया जाता है, तो कभी अंग्रेज को दिया जाता है, यानी सभी वर्गों को। तो किसी में महिलाओं को दिया जाता है अध्यक्षता करने, तो किसी में पुरुषों को। तो यानी कि सभी प्रकार से सभी धर्मों संप्रदायों को जो है साथियों किसी न किसी तरह से लपेटते हुए बांधते हुए वो रखने का प्रयास करते हैं ताकि भारत पर अपना शासन व्यवस्था जो है अस्थायी रूप से सदियों तक चलता रहे। इस उद्देश्य से ये संस्था का निर्माण करता है एयो ह्यूम। और साथियों
ये इनकी बैकग्राउंड की जो विशेषता थी, ये बात अभी आप समझ गए होंगे। अब देखिए इनका तो ये निर्माण करने का जो उद्देश्य था वो तो कर ही दिया, क्योंकि इनके पीछे का राज यही था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों को बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ा और ब्रिटिश क्राउन के हाथों जो है भारत पर नियंत्रण कर लिया गया। भारत पर जो है शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों ले लिया था, क्योंकि उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, अर्थात कंपनी के माध्यम से शासन चलाया जाता था। इसीलिए तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय का पद दिया गया था, अर्थात ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शासन किया जाएगा, अर्थात यहाँ का जो है शासन व्यवस्था ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में होगा, उनके देख रेख में होगा। तो ये इनका बैकग्राउंड था, अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य जो था भारत में किसी न किसी प्रकार से शासन करना। अब साथियों, इस संस्था की स्थापना होता है तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति अपना अपना वक्तव्य रखते हैं, अर्थात इस संस्था के निर्माण होने के बाद या निर्माण के समय कुछ व्यक्ति जो हैं अपना अपना कमेंट करते हैं इस संस्था के प्रति। जैसे लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात कांग्रेस छोटे से छोटे संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा कहने वाला था लॉर्ड डफरिन, जो कि तत्कालीन वायसराय था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। अब ये कह दिया क्योंकि साथियों प्रथम जो अधिवेशन हुआ था मात्र 72 प्रतिनिधि ही इसमें प्रेजेंट हुआ था। इसी उद्देश्य से जो है इन्होंने लॉर्ड डफरिन ने ऐसा बोला था। अब चलते हैं इनके विषय में लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था। तो साथियों लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए कांग्रेस को जो है मिटने में अर्थात लड़खड़ाने में समाप्त होने में मदद करूं। यानी मैं भारत में रहते हुए मेरा अंतिम इच्छा यही होगा कि कांग्रेस को मिटने में अर्थात खत्म होने में सहायता करूं। अब ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। उसके बाद इस संस्था के प्रति जो है बाल गंगाधर तिलक का एक वचन था। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपना कमेंट किया था इस संस्था के प्रति कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस जो है ये भीख मांगने वाली संस्था है, ऐसा कथन करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए साथियों उसके बाद फिरोज शाह मेहता क्या कहते हैं। फिरोज शाह मेहता कहते हैं कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, कांग्रेस की आवाज़ जो है जनता की आवाज़ नहीं है, ये बड़े बड़े आदमियों की आवाज़ है। तो ऐसा कथन करने वाले थे फिरोज शाह मेहता। फिर उसके बाद अरविंद घोष। तो अरविंद घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कहा था कि कांग्रेस जो है 6 रोग से, टीबी रोग से जो है मरने वाली है। 6 रोग, टीबी रोग और तपेदिक आप जिसे बोलते हैं। तो साथियों कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है अरविंद घोष। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा। तो साथियों इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो है भूखे, कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ होते हैं, अर्थात कांग्रेस के लोग जो भी होते हैं वो पदों के भूखे रहते हैं, ऐसा वचन बोलने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए साथियों फिर उसके बाद आता है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जो है साथियों का कहना हुआ कि कांग्रेस जो है एओ ह्यूम संस्थापक था या फिर इसके समय में हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यानी ये जो है लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के यानी दिमाग का उपज है, अर्थात तो उसके दिमाग में आया था कि ये कांग्रेस जो है नामक संस्था की निर्माण हो जिससे भारत पर शासन व्यवस्था किया जा सके। तो ऐसा अनुमान लगाया था लॉर्ड ये जो है लाला लाजपत राय ने। फिर उसके बाद साथियों अश्विनी कुमार दत्त हैं और इनका कहना था, अश्विनी कुमार दत्त का कहना था कि कांग्रेस की जो है सम्मेलन मात्र 3 दिनों का जो है तमाशा है। नहीं कहते हैं 3 दिनों की 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो यही बात है ये जो है अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस की सम्मेलन मात्र 3 दिनों की तमाशा है, फिर वैसे ही चलता रहेगा पूर्व की तरह। अब देखिए फिर इस संस्था के प्रति जो है बिपिन चंद्र पाल की कहना है, बिपिन चंद्र पाल का कहना है कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया।
और उसके बाद साथियों अंततः महात्मा गांधी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका योगदान निभाया था ये अपनी देश की आज़ादी के प्रति, भारतीय स्वतंत्रता के प्रति, चूँकि ये उस समय कांग्रेस के पार्टी के रूप में ये नहीं था, एक संस्था के रूप में काम कर रहा था और इनका उद्देश्य था भारत पर शासन करने का, लेकिन धीरे धीरे एक पार्टी के रूप में उभर गया। तो महात्मा गांधी, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो है काम धंधा हो गया, ये अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था और इसके अंग्रेज़ों के द्वारा ही इसके द्वारा जो है बहुत सारे काम को करवाया गया था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को अब जो है ख़त्म कर देना चाहिए। तो पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि कांग्रेस को अब ख़त्म कर देना चाहिए, तो वह था महात्मा गांधी। तो साथियों ये था इनका मुख्य बैकग्राउंड, जो कि कांग्रेस जो है किस प्रकार से निर्माण हुआ था, कौन नामकरण किया और इनके बारे में क्या क्या व्यक्ति जो है कौन कौन वक्तव्य अपना रखते हैं। अब साथियों कांग्रेस का इतिहास एक पुस्तक है और वो पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो वो पुस्तक पट्टाभी सीताराम मैया के द्वारा लिखा गया। तो कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा, या फिर कहेगा कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, तो पट्टाभी सीताराम मैया ने लिखा था। चलिए अब साथियों बात आई, इतना हो गया और इसकी स्थापना हो गया, तो इनका जो है विभिन्न जगहों पर अधिवेशन बुलाया जाता है, इसलिए कि इनको लगता है जिस जगह पर जो है कुछ भगदड़ होने वाली है, कुछ ऐसे जगह पर जहां पर अनुमान लगाते हैं कि अंग्रेज़ों का खिलाफ होने वाला है, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह होने वाला है, तो ये जो है उस जगहों पर जो है एक अधिवेशन बुला लेते हैं, एक बैठक बुला लेते हैं कांग्रेस कि वहीं पर जो है उस विद्रोह को दबा दिया जाए, उस बैठक के माध्यम से सुलझा दिया जाए। देखता है, अनुमान लगाता है कि इसमें जो है किसके द्वारा विद्रोह किया जा रहा है। जैसे उनको पता चले कि मुस्लिमों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है, तो वहाँ पर अध्यक्षता करने जो है उस जगह पर मुस्लिम को दिया जाता है, ताकि उनकी बातों को सुने और समझे, तो व्यक्ति जो है विद्रोह करने के लिए उत्सुक न हो। इस उद्देश्य से जो है विभिन्न जगहों पर अधिवेशन बुलाया जाता है, विभिन्न जगहों पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता कराया जाता है। तो साथियों जब बैठक की बात होगी, तो प्रथम बैठक जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था और यह बम्बई में हुआ था। बम्बई रहे या मुंबई रहे एक ही बात हुआ, फिर कोलकाता बोले या फिर कलकत्ता बोले तो एक ही बात हुआ। तो प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी, तो हुई थी साथियों बम्बई में 1885, और इनकी अध्यक्षता किसने किया था, तो WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी को इनकी अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है प्रथम अधिवेशन की, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इनकी विशेषता यही रहा कि इनमें जो है कुल मिला के 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, इनकी यही जो है विशेषता थी। लेकिन साथियों बम्बई में अधिवेशन बुलाने की जो है उद्देश्य एक अलग ही प्रकार की बातें रही थी, क्योंकि ये कांग्रेस की प्रथम जो बैठक होने वाली थी वो पुणे में होने वाली थी। कांग्रेस की प्रथम बैठक जो है आयोजन कहाँ पर होने था, तो पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन प्लेग बीमारी जो है साथियों फैल जाने के कारण जो है ये जगह पुणे से स्थानांतरित करके कहाँ पर कर दिया जाता है, बम्बई में कर दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले कहाँ पर प्रस्तावित था अधिवेशन, तो पुणे में प्रस्तावित था, फिर पूछा जाएगा कि किस कारण से वहाँ नहीं हुआ, तो प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण वहाँ पर नहीं हुआ और स्थानांतरित करके प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 बम्बई में, अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया। अब साथियों फिर दूसरी अधिवेशन की बात आए, तो दूसरी अधिवेशन में 1886 में हुआ था। साथियों ये जो है प्रत्येक वर्ष लगभग होते गया था। अगर आप 1912-13 ईस्वी तक जाएंगे तो लगभग 28-25 जैसे 25-30 अधिवेशन जो है सीरियली रूप से हुआ था, जैसे 1885, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, इस प्रकार से जो है 1912-13 ईस्वी तक जो है सीरियली ही हुआ था। उसके बाद 1-2 वर्ष का गैप हो गया या किसी वर्ष 2-2 बार हो गया था, तो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। लेकिन 1912 ईस्वी 13 ईस्वी तक जो चलेंगे तो आप सीरियली उस बोल सकते हैं। जैसे कहेगा 15वां अधिवेशन तो 85-86 से 15 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन 1912-13 से पहले तक। अब देखिए दूसरी अधिवेशन जो हुई थी ये हुई थी साथियों कोलकाता या फिर कलकत्ता 1886 में,
और इनकी अध्यक्षता जो है किनको दिया गया था, दादा भाई नौरोजी को दिया गया था। तो साथियों दादा भाई नौरोजी को दिया गया था और इनकी खास विशेषता यही रही कि दादा भाई नौरोजी का जो है संबंध वो पारसी धर्म से है। तो पूछा जाएगा कि प्रथम पारसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था जो कि पारसी धर्म समुदाय से था, तो दादा भाई नौरोजी। अब साथियों फिर बात हुई 1886 और ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में। 1886 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया है और ये प्रथम मुस्लिम थे साथियों, बदरुद्दीन तैयब, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी, उसके बाद प्रथम अध्यक्ष तो बेमेश चंद्र बनर्जी। चलिए इसी प्रकार से फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चौथी अधिवेशन हुई थी 1888 ईस्वी में और ये हुई थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुई थी। और साथियों इनकी अध्यक्षता जो करने के लिए दिया गया था वो था जॉर्ज यूले को, और जॉर्ज यूले की अध्यक्षता करने के लिए दिया गया। और इसकी विशेषता यही रही कि जॉर्ज यूले प्रथम विदेशी था या फिर प्रथम अंग्रेज था या फिर प्रथम ब्रिटिश था या फिर प्रथम क्या बोलते हैं ईसाई था या फिर प्रथम यूरोपीय था, क्योंकि यूरोपीय व्यक्ति इंग्लैंड जो है आपका यूरोप में आता है। तो प्रथम यूरोपीय रहे, प्रथम ईसाई व्यक्ति रहे, प्रथम ब्रिटिश रहे, प्रथम अंग्रेज रहे, प्रथम विदेशी रहे। तो ये नाम आ जाएगा जॉर्ज यूले का। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था, इनकी खास बात यही रही। अब साथियों कांग्रेस की अधिवेशन जो हुआ था फिर 88 89 में भी हुआ था, फिर 90 में हुआ। चूँकि हम जो इम्पोर्टेंट है अपने कहानी के लिए या फिर जो इनकी विशेषताओं के लिए जो अधिवेशन जाना जाता है, केवल मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि अधिवेशन तो बहुत सारे हुए हैं, तो लेकिन जिसमें जो विशेषता हुआ केवल उन्हीं को जो है हम पढ़ेंगे। तो देखिए 1890 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इनकी अध्यक्षता करने वाले थे फिरोज शाह मेहता। ये इसलिए प्रसिद्ध है कि कांग्रेस के अधिवेशन 1990 में प्रथम बार जो है महिलाओं ने संबोधित किया था। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार महिलाओं के द्वारा संबोधन किया गया था। तो वो महिलाएं जो थी कादम्बिनी गांगुली थी। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम महिला ने संबोधित किया, तो वो 1890 का था कोलकाता अधिवेशन। फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता किया और इसकी जो है संबोधित करने वाली महिला जो थी वो थी कादम्बिनी गांगुली। अब साथियों अगले विशेषताओं को देखें तो 1896 ईस्वी का जो है कोलकाता में पुनः अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और इसकी अध्यक्षता करने के लिए दिया गया था रहमतुल्लाह सयानी को। और 1896 कोलकाता अधिवेशन रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ, इसकी खास बात यह रही कि वंदे मातरम को पहली बार जो है गाया गया था। तो वंदे मातरम जो कि भारत का जो है राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो पहली बार जो है साथियों 1896 कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। पूछा जाता है कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 कोलकाता में। और इनकी कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। अब फिर बात आई 1896 से 1901 में। तो 1901 में साथियों अधिवेशन पुनः कोलकाता में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और इनका अध्यक्षता जो है दिनशा-ई-दुर्गी वाचा को दिया गया था। दिनशा-ई-दुर्गी वाचा को दिया गया था, दिनशा-ई वाचा। और साथियों इसकी खास बात यह रही कि गांधी जी प्रथम बार जो है इसी अधिवेशन में भाग लिया था। तो पूछा जाएगा कि ये जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार उपस्थित हुआ था, भाग लिया था, तो वह था 1901 कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्षता अगर पूछा जाएगा तो दिनशा-ई-दुर्गी वाचा। तो ये था। अब देखिए अगर साथियों महात्मा गांधी के बारे में रहेगा कि अधिवेशन कितने बार किया है, तो केवल एक ही बार महात्मा गांधी ने अधिवेशन किया, लेकिन भाग लेने की बात प्रथम बार रहेगा 1901 कोलकाता। फिर देखिए 1905 कांग्रेस का अधिवेशन बनारसी में हुआ था, वाराणसी में या फिर बनारस में। और साथियों
इनकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब इनकी विशेषता को देखेंगे साथियों तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था बंगाल को जो है अलग कर दिया गया, नहीं बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। फिर ये जो है इस विरोध में बंगाल के क्रांतिकारियों या विभिन्न सारे क्रांतिकारियों के द्वारा जो है विद्रोह किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था साथियों 7 अगस्त 1905 को, और ये आंदोलन को जो है समर्थन दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 वाराणसी में अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, और ये जो है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन दिया कि नहीं आंदोलन सही बात है, होना चाहिए, बंगाल विभाजन को रोका जाए। लेकिन ये रुका नहीं था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर ही दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 1906 कोलकाता अधिवेशन दादा भाई की अध्यक्षता में किया गया, और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी 1906 कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। और किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। चलिए उसके बाद देखिए साथियों 1907 जो कांग्रेस की अधिवेशन सूरत में हुआ था, और इनकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। और इसकी खास विशेषता यही रही साथियों कि कांग्रेस का जो है प्रथम बार विभाजन हुआ था। अब देखिए सूरत देखिएगा तो विभाजन होगा ही होगा। अगर सूरत यानी कि चेहरा ज़्यादा सुंदर हो तो उस पर मार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सूरत में साथियों 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इसमें कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल यानी कि उग्रवादी दल, नरम दल यानी कि उदारवादी दल। तो कांग्रेस के साथियों अगर बात करेंगे तो वो 1885 से 1907 ईस्वी तक उदारवादी के रूप में काम किया था। 1885 से 1907 तक किस रूप में? उदारवादी के रूप में। और 1907 से आगे चलेंगे तो कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी यानी कि यहाँ से 2 दल विभाजित हो गया, यानी कि उग्रवादी एक दल गरम दल बन गया। तो लेकिन इससे पहले उदारवादी के रूप में काम किया, नरम दल के रूप में। अब देखिए साथियों ए.ओ. ह्यूम की बात करें तो वो केवल जो है संस्थापक थे कांग्रेस का, वो अध्यक्षता कभी नहीं किया था। अध्यक्षता ये जो है ए.ओ. ह्यूम कभी नहीं किया था, केवल वो संस्थापक थे। लेकिन कांग्रेस के महासचिव रहे थे 1907 ईस्वी तक। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम 1907 तक जो है महासचिव कौन रहे थे तो ए.ओ. ह्यूम रहे थे, लेकिन अध्यक्षता वो कभी नहीं किए थे। और प्रथम बार विभाजन कांग्रेस का 1907 सूरत में हुआ था। और अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा जाएगा कि विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का, तो हो जाएगा साथियों 1969 में इंदिरा गांधी के समय में। अब देखिए फिर बात आई 1908 ईस्वी की। तो 1908 ईस्वी की कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और मद्रास में हुई थी साथियों। इसकी खास बात यही रही थी कि इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने ही किया था। लेकिन इसकी खास बात यह रही थी कि इसमें कांग्रेस ने अपना संविधान निर्माण किया था। तो कांग्रेस का संविधान निर्माण कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? तो 1908 के अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो ये थे साथियों रास बिहारी घोष। इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के सदस्य जाते हैं कहाँ पर मिलने के लिए? तो जाते हैं साथियों लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए मद्रास। कहते हैं हमको पृथक निर्वाचन चाहिए संप्रदाय के आधार पर। तो साथियों 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग की जो है बातों को स्वीकार करके लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है ये जो है सामुदायिक आधार पर जो है अर्थात जाति के आधार पर जो है धर्म के आधार पर जो है चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया था। तो यहीं से जो है विभाजन प्रारंभ हुआ था। 7 से जो है मामला इधर उधर होने लगा था। 7 से पहले जो बंगाल विभाजन हुआ उसी से जो है देश का मामला बिगड़ने गया। और 1905 से पहले देखेंगे तो 1857 के क्रांति पलासी की लड़ाई से जो है मामला धीरे धीरे बिगड़ते गया था। चलिए अब साथियों देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन 1911 किस लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों कांग्रेस अधिवेशन 1911 कोलकाता में हुआ था, और इसकी खास बात यह रही थी कि इसमें प्रथम बार जनगण मन को गाया गया था, जो कि भारत का राष्ट्रगान जो है साथियों जनगण मन है, और भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम 1896 कोलकाता में ही, लेकिन रहमतुल्लाह सैयानी उसकी अध्यक्षता किया था।
अब उसके बाद 1911 कोलकाता में जनगण मन गाया गया था और इनकी अध्यक्ष करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विशन नारायण धर। तो 1911 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, जिसमें जनगण मन को पहली बार गाया गया था, तो वो था पंडित विशन नारायण धर। तो ये इनकी खास बात रही थी साथियों। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में आपको अंतर यानी इस प्रकार से होगा कि वो 96 में हुआ था वंदे मातरम और जनगण मन 1911 में, लेकिन दोनों कोलकाता में ही हुआ था, लेकिन दोनों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति अलग अलग थे। तो साथियों ये बात इतना जो है इनकी विशेषता रही थी, और ये मैं अगले वीडियो में पुनः जो है आप लोगों को दूसरे पार्ट में साथियों इसके बाद का जो कहानी होगा वो कहानी आपके बीच प्रस्तुत करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे साथियों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करें तो अपना घंटा दबाइए, और घंटा दबाइएगा साथियों ऑल नोटिफिकेशन ऑल लिखा रहेगा उस पर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो और इस चैनल पर जो भी हलचल होगा और आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। जय हिंद साथियों।